नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न एएलपी एग्जामिनेशन 2024 में आ चुके हैं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि साइंस के एएलपी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है ये ईएलपी एग्ज़ाम 2024-25 में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो अशुद्धियाँ होती हैं किसमें, तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियाँ, उसके लिए कौन सा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर बात करें अयस्क क्या है, तो अयस्क कोई भी धातु अधिक मात्रा में सरलता से जिस पदार्थ से निकाली जाती है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे धातु हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये डायरेक्ट लोहा फॉर्मेट में या फिर एल्युमिनियम फॉर्मेट में ये पृथ्वी से नहीं निकलता। ये जो है इसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, तो उसी अशुद्धियों को जो है गैंग के नाम से जानते हैं। और कोई भी धातु जिस पदार्थ से अधिक मात्रा में और सरलता से निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गैंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, होता है हाफ हाफ यम वी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे आप रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा v बराबर 5 दिया है दोस्तों। क्या दिया है? तो v बराबर आप कहोगे सर जी 5 दिया है। और यहाँ पे जो यम की वैल्यू दिया है, यम मतलब मास होता है, तो यम जो है 2 दिया है। तो यही फार्मूले पर आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यम की वैल्यू 2 हो जाएगी और वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5×5 = 25। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 25, जो कि ऑप्शन बी पर आपको दिख रहा है। 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो उसके लिए फार्मूला है 1/2 इंटू में mv²। लेकिन अगर यहीं पे दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी पूछे, क्या पूछे दोस्तों? पीई, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों mgh। यम का मतलब मॉस होता है, जी का मतलब ग्रेविटी होती है, एच का मतलब हाइट होता है। और यहीं पर अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसी पे देखिए एएलपी में क्वेश्चन पूछा भी गया था, आगे भी आपका जो है इस पे प्रश्न बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? तो इसमें से जो पहली ही परिघटना है दोस्तों कि पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना, यही दर्शाता है कि कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये भी देखिए एएलपी एग्जामिनेशन जो है 2024-25 में क्वेश्चन आया हुआ है। यानी आज के जो सभी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न जो है एएलपी में आ चुके हैं दोस्तों। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो है चौथा प्रश्न है दोस्तों कि किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? यानी अगर कोई भी जीव है तो उसमें जो विशेषक का मतलब विशेषताएं जो होती हैं,
किससे प्रभावित होती हैं? किससे प्रभावित होती हैं मतलब कि जैसे कि किसी व्यक्ति में जो गुण होते हैं या अवगुण होते हैं, या फिर जैसे बात करें गोरा होना, काला होना, बाल का भूरा होना, आँखों का जो है काली आँखें होना या फिर नीली आँखें होना, भूरी आँखें होना, ये सब जो गुण होते हैं किससे प्रभावित होते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है मातृक एवं पैतृक दोनों डीएनए से समान रूप से। दूसरा ऑप्शन है केवल पैतृक डीएनए से। तीसरा ऑप्शन है मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक। और चौथा ऑप्शन है केवल मातृक डीएनए से। तो दोस्तों जो जीव में जो गुण होते हैं, या फिर बात करें ये गोरा, सांवला, भूरा, ये सब जो गुण आते हैं ना, ये माता पिता दोनों को के डीएनए से समान रूप में आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये माता और पिता दोनों के डीएनए से समान रूप से आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ये जो है एनसीईआरटी बुक में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मातृक और पैतृक दोनों डीएनए के समान रूप से आ सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। हमारा जो है 5वां प्रश्न है दोस्तों कि गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो जो गति का दूसरा नियम है इसके अनुसार जो होता है संवेग परिवर्तन की दर जो है किसके समानुपाती होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है जड़त्व, ऑप्शन डी है बल। तो यहाँ दोस्तों करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ना, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बल। बल आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बल। देखिएगा कैसे, अगर बात करें दोस्तों संवेग, तो संवेग जो होता है, संवेग का फार्मूला जो होता है दोस्तों, तो संवेग का फार्मूला होता है एम वी। और अगर हम बात करें संवेग परिवर्तन की, तो संवेग में परिवर्तन की बात करें तो हो जाएगा परिवर्तन की बात करें तो हो जाएगा m2v2 माइनस में, या फिर सीधा सीधा मास तो एक ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, कोई एक ही पिंड का आपको लेना है। तो यहाँ हम लोग जो है कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं यम v2 माइनस में यम v1, ये संवेग परिवर्तन हो जाएगा। और जब दर करना पड़ेगा, संवेग परिवर्तन की दर आप निकालोगे तो यहीं पे बटे में हो जाएगा t। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं दोस्तों, यम कॉमन ले लें तो यहाँ से आपका हो जाएगा v2 माइनस में v1 अपॉन में t, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों t हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से आपका बल का फार्मूला निकल आया, इसे हम लोग v2 माइनस v1 को बोलते हैं a, तो यहाँ से आपका बन गया यम इंटू में a। तो यही होता है फोर्स बराबर आपका होता है दोस्तों यम इंटू में ए। तो देखिए वही परिभाषा आ गई, यानी संवेग परिवर्तन की दर बराबर mv2 माइनस में mv1। अब दर है तो बट्टे में t करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से m कॉमन ले लिया तो आपका बचा v2 माइनस v1 अपॉन में t बचा। तो m तो आपका द्रव्यमान हो गया, और v2 माइनस v1 बटे t का मतलब होता है त्वरण यानी a। तो यहाँ से आपका आ गया m इंटू में a। तो यही बल का फार्मूला होता है F बराबर में m इंटू a। तो यही आपका क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था देखिए कि गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती क्या होता है, तो आप बताओगे उसके समानुपाती बल होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बल। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 6वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन ए जो था आंसर था। चलते हैं, ये रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। देखिए ये भी दोस्तों एएलपी एग्जाम 2024-25 में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमल्सन का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है स्पंज, ऑप्शन बी है फोम, ऑप्शन सी है क्रीम, फेस क्रीम, ऑप्शन डी है रबड़। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फेस क्रीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इमल्सन का उदाहरण जो होता है फेस क्रीम आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। हमारा जो है दोस्तों 8वां प्रश्न है, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने
में शामिल परिघटना क्या है। यानी ये पूछ रहा है कि जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो किस परिघटना के कारण बनता है। क्या विवर्तन से बनता है, या फिर व्यतिकरण से बनता है, या फिर अपवर्तन से बनता है, या फिर परावर्तन से बनता है। तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो दर्पण होता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये परावर्तन से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? परावर्तन से। यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो परावर्तन से बनेगा। उसके बाद अगर बात करें लेंस में, किस में दोस्तों? लेंस में। तो लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ये अपवर्तन से बनता है, अपवर्तन से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर लेंस में पूछेगा कि कैसे प्रतिबिंब बनता है तो आपको बताना पड़ेगा अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब कि जो लाइट होगी ये आर पार होगी तो उसे बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन परावर्तन का मतलब है कि लाइट जाएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। जैसे देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें कि मान लीजिए ये आपका जो है दर्पण है, दर्पण है, तो लाइट ऐसे गई और लाइट ऐसे टकरा के वापस चली आई, तो ये आपका क्या है? ये आपका परावर्तन है, परावर्तन। लेकिन अगर बात करें तो ये किस में होता है? ये दर्पण में होता है, ये दर्पण में होता है, दर्पण में, ठीक है ना। ये किस में होता है? दर्पण में। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, ये तो दर्पण का हो गया। उसके बाद अगर बात करें, मान लीजिए ऐसा कोई लेंस है आपका और लाइट जो है ऐसे गई आपकी, ऐसे क्रॉस आर पार हो गई, ऐसे आर पार हो गई, तो इसे बोलते हैं अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है ना दोस्तों। ये किस में होता है? तो ये होता है लेंस में, लेंस में। तो आपका जो है दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है परावर्तन से बनता है, लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ये अपवर्तन से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगर दोस्तों इसमें बात करें थोड़ा सा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर 9वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है। यानी जब सभी अपर रूपों में जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ दहन करता है यानी बर्न करता है तो क्या देता है। तो यहाँ आपको सीधा सीधा आंसर बताना है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब आपका ये क्या कहते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करता है, बर्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अगर मीथेन की बात करें दोस्तों, तो मीथेन होता है क्या? CH4, CH4 आपका मीथेन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कोई भी ईंधन है, अगर आंशिक रूप से दहन होता है, पूर्ण रूप से नहीं दहन होता, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे वाहनों के चलते समय जो फ्यूल होता है, जिन फ्यूल का जो भी भाग आंशिक रूप से दहन होता है उसी से कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गैस निकलती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे जो है 10वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये दर्पण है, मिरर है, अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी v की वैल्यू दिया है 20 मीटर पे, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब जहाँ पे बनता है उसे v से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f की वैल्यू दिया है 10, f की वैल्यू दिया है 10। तो आपसे पूछ रहा है कि सामने रखने पर दर्पण 20 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यह वस्तु कितनी दूरी पर है। यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है आपसे, u की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे थोड़ा सा, बिना हम फार्मूले के लगाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपका अवतल दर्पण है तो इसे आप बोलोगे अवतल दर्पण। एक साइड से आपकी कलई रहेगी, पॉलिश रहेगी, ठीक है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, और यहाँ पे आपका हो गया यफ, यहाँ पे आपका हो गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस पॉइंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे f की वैल्यू जो दिया है आपका, f बराबर 10 दिया है, तो आपको पता होना चाहिए जो C होता है ना, C जो होता है f का डबल होता है, C जो होता है f का डबल होता है। यानी अगर यहाँ तक f तक 10 है तो C तक जो हो जाएगा
सी तक जो हो जाएगा दोस्तों, सी तक 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें 10 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी है और वी यहाँ पे आपका दिया था 20 यानी 20। देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पर जो है वी की वैल्यू 20 दिया है, एफ की वैल्यू 10 दिया है। तो इसी से हम लोग देखेंगे एफ की वैल्यू तो 10 है, वी बराबर 20 है, तो वी बराबर 20 यानी प्रतिबिंब जो बनेगा यहीं सी पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा भाई दोस्तों? तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहीं सी पर बनेगा। कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? 20, जो कि यहाँ से ध्रुव से जो है एफ की दूरी है 10, तो ध्रुव से सी की दूरी हो जाएगी 20। तो आपका प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है। तो सी पर कब कब प्रतिबिंब बनता है? जब सी पर वस्तु होगी तभी सी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो बिना फार्मूले के आपका आंसर आ चुका है। सी पर आखिर कब प्रतिबिंब बनता है? तो जब वस्तु सी पर होगी तभी सी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कितना? -20। -20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप टिक करके तुरंत आगे बढ़ जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूला लगाओ, ठीक है ना, फार्मूले की आवश्यकता इसमें नहीं है। 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है फिगर। अगर आपका जो है 20 पे बनेगा यानी सी पर फिगर बन रहा है, तो सी पर वस्तु रहेगी तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं। तो करेक्ट आंसर आ चुका है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दोस्तों जो है 11वां प्रश्न है कि जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अपक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो जल होता है, जल का फार्मूला होता है H2O, यानी एक जल के अणु में एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिएगा कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है आपको? 4 ऑक्सीजन की। देखिए O4 है, 4 ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जल के एक अणु में एक ऑक्सीजन होता है, तो ऐसे ऐसे जल के 4 अणु लेने पड़ेंगे, तभी तो 4 ऑक्सीजन होगा जो आयरन से आपका अपक्रिया करेगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा जल के 4 अणु लेने पड़ेंगे। तो प्रश्न क्या था आपका? जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अपक्रिया करके Fe3O4 बना सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जल के 4 अणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये तो सबको मालूम होगा कि जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है ये पृथ्वी के त्वरण का पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है। यानी पृथ्वी का जो जी की वैल्यू है 6 गुना है किससे? चंद्रमा से। तो इससे कौन सा आपको सही है बताना है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, बोल रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। सही तो है भैया, क्योंकि पृथ्वी पर 6 गुना गुरुत्वीय त्वरण है तो भार भी पृथ्वी पर 6 गुना हो जाएगा। तो पृथ्वी पर भार जो होगा 6 गुना हो जाएगा। पहला ही आंसर सही है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि भार जो होता है, वेट जो होता है, ये होता है यम इंटू जी। तो अब ध्यान दीजिएगा, यम मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान संसार में कहीं भी रहे, द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तब भी द्रव्यमान वही रहेगा, पृथ्वी पर रहेंगे तब भी द्रव्यमान वही रहेगा। संसार में कहीं चले जाएंगे द्रव्यमान यानी यम की वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है, चंद्रमा पर अगर 1 जी है और पृथ्वी पर यही रहेगा, आपका यम तो वही रहेगा, यहाँ पे 6 जी हो जाएगा। तो देखिए भार जो होगा पृथ्वी पर अर्थ पर देखिएगा 6 गुना हो गया और भार चंद्रमा पर 1 गुना है। तो अर्थ पर ये मून पर है, मून पर 1 गुना, तो अर्थ पर 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू अर्थ पर 6 गुना है। मास वही रहेगा तो अर्थ पर 6 गुना तो वही है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। तो यही आपका आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन, जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी या चंद्रमा पर मापते हैं तो समान नहीं रहेगा, क्योंकि जी पर डिपेंड करेगा भार, ठीक है ना। तीसरा देखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। चंद्रमा पर 6 गुना कहाँ अधिक होगा? क्योंकि चंद्रमा पर जी की वैल्यू कम है तो वहाँ भार कम होगा, पृथ्वी पर जी की वैल्यू ज़्यादा है तो पृथ्वी पर भार ज़्यादा होगा।
पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना गुना की तो बात ही नहीं हुई है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। लेकिन ध्यान ये देना दोस्तों कि अगर हम बात करें, एक जगह लिखते हैं चंद्रमा, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको विशेष में ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। चंद्रमा, चंद्रमा और पृथ्वी, पृथ्वी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक होता है आपका जी और यहाँ पे एक होता है आपका एम और एक होता है एम जी यानी वेट, भार। तो जी जो है, जी चंद्रमा पर 1 होगा तो पृथ्वी पर 6 होगा यानी कि 6 गुना। क्या होगा दोस्तों? 6 गुना। अगर चंद्रमा पर 1 होगा जी तो पृथ्वी पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर जी 6 गुना होगा। मास दोनों जगह सेम रहेगा, समान रहेगा, समान समान दोनों जगह समान रहेगा, मास कभी नहीं बदलता, मास कभी नहीं बदलता, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन वेट जो होगा चंद्रमा पर 1 होगा तो उसका 6 गुना हो जाएगा पृथ्वी पर, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, ग्रेविटी जो है पृथ्वी पर 6 गुना है चंद्रमा की, मास हर जगह समान रहता है। वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट भी 6 गुना हो जाएगा पृथ्वी पर, क्योंकि वेट बराबर होता है m इंटू जी, जी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा 13 नंबर, किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? तो यहाँ आपको सीधा सीधा आंसर बताना है। ऑप्शन ए है द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है प्राथमिक उपभोक्ता और ऑप्शन डी है तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों उत्पादक। जो पृथ्वी है या परितंत्र है, पृथ्वी है या परितंत्र है, इस पे जो है उत्पादक जैविक घटक सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा साफ शब्दों में लिखा गया है, जो आपका एग्जाम एएलपी एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर क्या होते हैं, तो जो चीज़ें जो है जैसे बात करें जो चीज़ें जो है उत्पादक को खाते हैं, ठीक है ना, उत्पादक को खाने वाले उत्पादक को खाने वाले फर्स्ट कंज्यूमर कहलाते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। और अगर मैं बात करूं सेकंड कंज्यूमर की, तो जो है फर्स्ट कंज्यूमर को जो खाएंगे, फर्स्ट कंज्यूमर को जो खा लेंगे, खाने वाले, ठीक है ना दोस्तों, खाने वाले, ठीक है, खाने वाले। तो उत्पादक को जो खाएंगे वो कहलाएंगे फर्स्ट कंज्यूमर, लेकिन जो फर्स्ट कंज्यूमर को खा लेंगे वो कहलाएंगे सेकंड कंज्यूमर। वैसे ही आपका थर्ड कंज्यूमर क्या होता है, जो सेकंड को खा लेंगे, सेकंड कंज्यूमर को जो खा लेंगे उन्हीं को बोलेंगे हम लोग थर्ड कंज्यूमर। जैसे कि खरगोश है, ये खाता है क्या, खरगोश है आपका, खरगोश क्या खाता है, घास, खरगोश क्या खाता है, घास। तो ये है फर्स्ट कंज्यूमर। अब मान लीजिए खरगोश को खा लिया लोमड़ी खा लिया ना, लोमड़ी खा लिया किसको, खरगोश को, तो लोमड़ी क्या बन जाएगी, सेकंड कंज्यूमर। लेकिन अगर लोमड़ी को शेर खा लिया तो अब शेर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो शेर बन जाएगा टर्सरी यानी कि थर्ड कंज्यूमर। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए टिड्डा जो है, टिड्डा घास खाता है तो ये फर्स्ट कंज्यूमर हो गया। टिड्डे को मेढक ने खा लिया, सेकंड कंज्यूमर हो गया। मेढक को सांप ने खा लिया, सांप थर्ड कंज्यूमर हो गया। तो ऐसे ही आप रिलेट कर लोगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 14वां है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप होमवर्क में आंसर दोगे, सभी लोग आंसर देंगे, कोई भी जो है स्किप नहीं करेगा, सभी लोग सर्च करके आप इसका आंसर जरूर करोगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग 16वें पे आते हैं। एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलाम यानी Q की वैल्यू दिया है 100, 100 कूलाम Q मतलब आवेश, 100 कूलाम का आवेश 50 सेकेंड की अवधि के लिए, यानी T बराबर दिया है 50 सेकेंड, ये है कूलाम, ये है सेकेंड, ठीक है ना। 100 कूलाम का आवेश 50 सेकेंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा बताना है भैया। तो आप जानते हैं Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। Q मतलब आवेश, आवेश बराबर I मतलब धारा, T मतलब समय।
तो आवेश अगर निकालना है तो धारा और समय का गुणा कर दीजिए, आवेश आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग धारा भी निकाल सकते हैं, धारा बराबर हो जाएगा, आई यहीं रखिए, टी उधर कर दीजिए, तो Q अपॉन में T हो जाएगा। अब आपकी Q की वैल्यू दिया है 100, टी की वैल्यू दिया है 50, काट पीट दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो 2 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है? 2 एम्पियर। तो यहाँ हम लोग टिक कर देंगे। कौन सा टिक कर देंगे? 2 एम्पियर। 50 कम 50, 50 दूना 100, 2 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखिएगा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक जो है दोस्तों यू है, यू है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये देखिए एएलपी एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक यू होता है। ग्राम जो है वेट का मात्रक है, मिलीग्राम भी वेट का मात्रक है, एमएल जो है लीटर का मात्रक है, मिलीलीटर। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अम्ल और क्षार के बीच अवक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं? ऑप्शन ए है लवण और जल, ऑप्शन बी है केवल जल, ऑप्शन सी है लवण और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी है केवल लवण। तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस, एसिड और बेस मिलकर आपका जो है सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं, सॉल्ट और वाटर, ठीक है ना, का निर्माण करते हैं। आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो इसका भी राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों जल्दी से। अमीबा, चिकनी पेशी, अंडाणु, तंत्रिका कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है अमीबा। अमीबा जो होता है इसका आकार हमेशा बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता इसका आकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अवशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित किया जाता है? यानी कि जो हमारे अंदर, जैसे हमने भोजन खाया तो चयापचय का मतलब पाचन वगैरह होगा, उससे पोषक तत्व हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाता है वो कैसे शरीर से बाहर निकलता है? तो आप कहोगे सर जी उत्सर्जन के द्वारा जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होता है बाहर निकल जाता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने भोजन खाया तो भोजन का शरीर के अंदर पाचन होगा, पाचन के बाद उसमें जो पोषक तत्व रहेंगे वो शरीर अपना अवशोषित कर लेगा। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं चयापचय। लेकिन पोषक तत्वों को लेने के बाद कुछ खराब पदार्थ भी बच जाएगा, अवशिष्ट पदार्थ भी बच जाएगा, तो उसे जो है कैसे बाहर निकाला जाएगा वही पूछा जा रहा है। तो उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। अब कुछ चीज़ें यूरिन यानी मूत्र में मिलकर बाहर निकल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपका जो है मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया, कुछ पसीने के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया उत्सर्जन के अंतर्गत आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज 22 प्रश्न होंगे क्योंकि 2 प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो इसलिए 21वां प्रश्न है, जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य आपको बताना है। तो जाइलम का जो कार्य होता है दोस्तों, जल और जो खनिज लवण होते हैं उनका जो है परिवहन करना होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम का काम क्या है? जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना। जैसे जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे जल। यहीं पे एक और आता है दोस्तों, पूछा जाता है फ्लोयम। फ्लोयम जो है फूड यानी कि भोजन को जो है, भोजन को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। ये सब कहाँ पे होते हैं? पेड़ पौधों में, यानी पादपों में। पादप में, ये जीव में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ये सब पादप में होता है। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। और फ्लोयम जो होता है, फ्लोयम मतलब भोजन का परिवहन करता है, भोजन। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न। क्या है? 22वां प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। परागण पराग कणों का अंकुरण है। परागण बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि है। परागन पराग कणों का पुकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। तो यही ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। जो परागण की प्रक्रिया होती है ये पराग कणों का
पुकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना यानी पहुंचना होता है। तो ये आज का हमारा जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जितना भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, सभी एग्ज़ाम के जितने भी साइंस क्वेश्चन हैं हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का जो है अध्ययन कर सकें, जिससे आपको आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी सारा बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।